नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती सेठी, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, डॉक्टर खूबचंद बघेल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 में पदस्थ हूँ। छात्राओं, आज हम बीएससी होम साइंस पार्ट 3 ग्रुप 2 पेपर ए न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 3 के चैप्टर असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड पूल और नाइट्रोजन बैलेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जिन विषय पर चर्चा करेंगे उसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, list of essential and non-essential amino acids, functions of essential amino acids, amino acid pool, नाइट्रोजन बैलेंस इत्यादि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले छात्राओं हम ये जानेंगे कि व्हाट आर अमीनो एसिड्स। जिस प्रकार से हमें शरीर के निर्माण के लिए सेल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन के निर्माण के लिए अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं। अमीनो एसिड्स बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप पाया जाता है। अमीनो एसिड्स की प्राप्ति प्रोटीन से होती है जिनमें कि अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर जुड़ा होता है, अर्थात अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के वे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लगभग 300 अमीनो एसिड के बारे में प्रकृति में जानकारी प्राप्त है। इनमें से 22 अमीनो एसिड्स स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स माने जाते हैं जो कि सामान्यतः प्रोटीन में दिखाई देते हैं। इसके पश्चात हम अमीनो एसिड का वर्गीकरण देखेंगे। अमीनो एसिड्स को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला वर्गीकरण उनकी पोलैरिटी के आधार पर किया गया है, जिसके अंतर्गत नॉन पोलर, पोलर, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स आते हैं। दूसरा वर्गीकरण स्ट्रक्चर के आधार पर है, जिसमें कि एलिफेटिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, इमिनो और डिराइव्ड अमीनो एसिड्स आते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वह न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर किया गया है, पोषण की आवश्यकता के आधार पर किया गया है। इस क्लास के अंतर्गत या इस प्रकार के अंतर्गत इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वे हमारे शरीर में निर्मित नहीं किए जा सकते और उन्हें हमें आहार के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। आहार में आप जैसा जानते हैं कि एनिमल प्रोटीन जो होते हैं इनकी प्राप्ति के अच्छे साधन होते हैं, जैसे कि अंडा, मांस, मछली, दूध, दूध से बने पदार्थ, पनीर, और वेजिटेबल सोर्सेस में प्रमुख रूप से दालें हैं, सोयाबीन है, मशरूम है, मूंगफली है, ये सब इनकी प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। दूसरा जो प्रकार है इसमें वो है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अर्थात ये अमीनो एसिड हमें कुछ विशेष केसेस में आवश्यक होते हैं, जैसे कि ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स के अंतर्गत आर्जिनिन और हिस्टिडिन अमीनो एसिड्स आते हैं, जो कि विशेष रूप से बढ़ते हुए बच्चों के लिए, गर्भावस्था में और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए आवश्यक होता है। तीसरा वर्गीकरण के अंतर्गत नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स आते हैं, अर्थात अनावश्यक अमीनो अम्ल। इन्हें अनावश्यक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे शरीर में निर्मित किए जा सकते हैं, अर्थात हमें इन्हें आहार के माध्यम से
लेना आवश्यक नहीं होता और इनके ना लेने से हमारे शरीर की वृद्धि पर कोई विपरीत प्रभाव भी दिखाई नहीं देता। अमीनो एसिड का जो वर्गीकरण है, चौथा जो क्लास है वो है मेटाबॉलिक फेट के आधार पर, अर्थात अमीनो अम्ल का चयापचय के दौरान डीअमीनेशन की क्रिया होती है जिससे कीटो अम्ल का निर्माण होता है और ये कीटो अम्ल कई प्रकार के अमीनो एसिड्स बनाते हैं या कई प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे एसिटाइल कोए, पाइरुविक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड इत्यादि। इनमें से कुछ पदार्थों का परिवर्तन वसा अम्लों में और कोलेस्ट्रॉल में हो जाता है तथा कुछ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं, जो कि साइट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस आधार पर, मेटाबॉलिक फेट के आधार पर, चयापचय के पश्चात प्राप्त होने पदार्थों के आधार पर हम इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत करते हैं: ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और तीसरा ग्लूको और कीटोजेनिक। ग्लूकोजेनिक के अंतर्गत वे अमीनो अम्ल जो चयापचित होकर पाइरुविक अम्ल अथवा साइट्रिक अम्ल चक्र के सदस्यों का निर्माण करते हैं, जो कि पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पाइरुविक अम्ल फिर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। तो इन अम्लों को ग्लूकोजेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल कहा जाता है, जैसे मिथियोनिन, सिस्टाइन, ग्लाइसिन, सीरीन, हिस्टिडीन, एलानिन, आर्जिनिन इत्यादि। कीटोजेनिक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जो एसिटाइल कोए या एसिटो एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं एवं कीटोन बॉडीज का उत्सर्जन बढ़ाते हैं। इन्हें कीटोजेनिक अमीनो अम्ल कहते हैं, जैसे लाइसिन है। और जो तीसरा है ग्लूको और कीटोजेनिक, इसके अंतर्गत फिनाइल एलानिन एवं आइसोल्यूसिन कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज दोनों के पूर्व पदार्थों का निर्माण करते हैं, अर्थात इन्हें हम ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों ही प्रकार के अमीनो अम्ल कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट दिखाई गई है। असेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन इत्यादि आते हैं। हिस्टिडीन जो इसमें प्रदर्शित है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये जो हैं सेमी असेंशियल के अंतर्गत आते हैं, जैसे अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी। नॉन असेंशियल के अंतर्गत एलानिन, एस्पर्जिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामिन इत्यादि आते हैं। प्रोलीन, सीरीन, थ्रियोनिन इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये लिस्ट है असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स की। इसके पश्चात हम आवश्यक अमीनो अम्ल के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है, इट इज अ प्रिकर्सर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो कि संवेदना एवं आवेगों को संचारित करने का कार्य करते हैं। तो इनके ये प्रिकर्सर होते हैं, मतलब पूर्व पदार्थ होते हैं: टायरोसिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन इत्यादि। दूसरा है वैलिन। वैलिन जो है वह मसल ग्रोथ को, रीजनरेशन और उसके कोऑर्डिनेशन को स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ हमारी मेंटल हेल्थ को के लिए भी आवश्यक होता है। इसके पश्चात है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन जो कि हमारे संरचनात्मक प्रोटीन्स के प्रमुख भाग होते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन्स क्या है? कोलेजन और इलास्टिन। साथ ही साथ
हेल्दी स्किन के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। थ्रियोनिन यह प्रॉपर डाइजेस्टिव फंक्शन को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन जो है वह प्रॉपर नाइट्रोजन बैलेंस के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट मिथ्योनिन। मिथ्योनिन जो यह मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन की क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमोनिया के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। लाइसिन। लाइसिन यह प्रोटीन के निर्माण में, हार्मोन और एंजाइम के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। साथ ही साथ यह एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसके पश्चात ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन जो कि मसल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, चयापचय के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ एनर्जी रेगुलेशन, इम्यून फंक्शन और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। हिस्टिडाइन जो कि अपन ने चर्चा की है कि वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत आता है। यह हिस्टामिन का प्रोडक्शन करता है। हिस्टामिन का प्रोडक्शन करता है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर वाइटल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आवश्यक होता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ एलर्जीज होती हैं, उस समय पर इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये हमारे सोने और उठने की जो साइकिल है उसके लिए भी जरूरी होता है। साथ ही साथ ये नर्व सेल्स के चारों तरफ जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर मतलब एक सुरक्षात्मक जो कवर होता है, उसके लिए, उसको मेंटेन, जो माइलिन शीथ उसके ऊपर होती है, उसके लिए भी ये आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में चर्चा करी। इसके पश्चात हम देखेंगे अमीनो एसिड पूल। व्हाट इज अमीनो एसिड पूल? Amino acid pool is a grand mixture of amino acids available in the cell derived from dietary sources or the degradation of protein। अर्थात हमारे सेल्स में अमीनो एसिड्स का जो मिक्सचर अवेलेबल रहता है, मतलब उपलब्ध रहता है, वह कहाँ से प्राप्त होता है? हमें डाइटरी सोर्सेस से या प्रोटीन के डिग्रेडेशन से। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द रिजर्व्ड स्टॉक ऑफ अमीनो एसिड इन प्लाज्मा एंड टिश्यू। लगभग 100 ग्राम अमीनो एसिड्स एक डायनेमिक स्टेट में हमेशा बने रहते हैं। डायनेमिक स्टेट में अर्थात क्रियाशील स्थिति में हमेशा बने रहते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड as they are utilized। जैसे जैसे उनका उपयोग होता जाता है, लगातार उन्हें अन्य स्रोतों से प्राप्त कर लिया जाता है या मंगा लिया जाता है, प्राप्त होते जाते हैं। तो एक कांस्टेंट जो पूल में 100 ग्राम ऑफ अमीनो एसिड हमेशा डायनेमिक स्टेट में रहते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि अमीनो एसिड पूल में कौन कौन से ऐसे प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अमीनो एसिड प्राप्त होते जाते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला होता है जो हम आहार के माध्यम से भोजन करते हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है उसका पाचन होता है, और पाचन की क्रिया के बाद वो अपने सरल रूप अमीनो एसिड में बदलता है। तो लगभग प्रतिदिन 70 से 100 ग्राम ये प्रोटीन्स जो हम लेते हैं उनसे हमें अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है, और वो पाचन की क्रिया के बाद अमीनो एसिड पूल में प्रवेश पाते हैं। दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का निर्माण भी लगातार हमारे शरीर में चलता रहता है। और तीसरा है हमारे शरीर के जो ओल्ड बॉडी प्रोटीन्स हैं वो लगातार टूटते रहते हैं और वो भी अमीनो एसिड पूल में जाकर मिलते जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्रियाएं हैं जिनसे कि अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन, उस पूल में से
कैसे अमीनो एसिड यूटिलाइज कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहला तो नए प्रोटीन्स के निर्माण के लिए अमीनो एसिड का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कुछ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निर्माण के लिए, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के लिए जैसे कि क्रिएटिनिन, प्यूरिन और पिरिमिडीन जो कि न्यूक्लिक एसिड के बेस हैं, थायराइड हार्मोन इत्यादि। इसके साथ साथ लिवर में लगातार इनके कैटाबॉलिज्म की क्रियाएं भी चलती रहती हैं। लगभग 35 से 55 ग्राम प्रतिदिन ये लिवर में कैटाबोलाइज होते हैं। तो इस तरह से हम ये अमीनो एसिड पूल की एक साइकिल जो है वो लगातार हमारे शरीर में चलती रहती है। तो एक तरफ से ये एंट्री पाते हैं पूल में और दूसरी तरफ से उनका यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन जहां जहां होता है इसमें अपन ने अभी डिस्कस किया कि वो लिवर में कैटाबोलाइज होते हैं, टूटते हैं, विध्वंसात्मक क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं, कीटोजेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं, एनर्जी का उत्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और इसके साथ साथ यूरिया का भी निर्माण होता है। अमीनो एसिड के डीअमीनेशन से जो अमोनिया प्राप्त होती है वो शरीर के लिए बहुत घातक होती है। अतः लिवर इसे नॉन टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया में बदल देता है जो सुरक्षित रूप से ब्लड के द्वारा किडनी तक पहुंचा दी जाती है और यूरिन के द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है। प्रतिदिन एक वयस्क व्यक्ति में 25 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड पूल। अमीनो एसिड पूल का हमारे शरीर में क्या महत्व है। अलाउज हाई टर्नओवर ऑफ अमीनो एसिड। हाई टर्नओवर मतलब लगातार एक स्रोत से आते हैं और दूसरी तरफ उनका लगातार उपयोग होता जाता है। दूसरा, अमीनो एसिड्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं प्लाज्मा में, टिश्यूज में, इसीलिए उनकी डेफिशिएंसी हमें इमीडिएटली दिखाई नहीं देती। डाइटरी प्रोटीन के द्वारा भी लगातार इन्हें प्राप्त किया जाता है। यूरिया के माध्यम से हमारे शरीर में नाइट्रोजन का लॉस होता है तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं, मतलब कितना यूरिया का एक्सक्रीशन होता है उसके आधार पर हम नाइट्रोजन इंडेक्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आहारीय प्रोटीन के द्वारा ये हमें प्राप्त होते हैं और हमारे शरीर में नाइट्रोजन बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अमीनो एसिड पूल किस तरह से हमारे शरीर में प्रोटीन्स को के माध्यम से प्राप्त होते हैं और उनका लगातार शरीर में उपयोग किया जाता है ताकि हमारा शरीर एक धनात्मक नाइट्रोजन बैलेंस या नाइट्रोजन बैलेंस को संतुलित कर सके। इसके पश्चात छात्राओं हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन संतुलन के विषय में। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के भोजन के द्वारा ली गई प्रोटीन का अवशोषण अमीनो अम्ल के रूप में होता है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि जो भी हम डाइटरी प्रोटीन्स लेते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दे ऑल कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स में जब वो परिवर्तित हो जाते हैं तो वे यह प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति के शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं, टूटी फूटी क्रियाओं को, टूटे फूटे टिश्यूज की मरम्मत करते हैं और उसके पश्चात जो मेटाबोलाइज होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म के पश्चात वो शरीर से यूरिया के रूप में, क्रिएटिन के रूप में, क्रिएटिनिन के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में ये शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ली गई नाइट्रोजन
और नाइट्रोजन लॉस जो शरीर से हो रहा है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। नाइट्रोजन बैलेंस इज द इंडेक्स ऑफ ग्रोथ एनाबॉलिक स्टेटस ऑफ द बॉडी। नाइट्रोजन बैलेंस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर किस स्थिति में है। अमीनो एसिड या नाइट्रोजन की प्राप्ति का हमारे शरीर में जो प्रमुख सोर्स है दैट इज प्रोटीन। जब हमने प्रोटीन के संबंध में चर्चा की थी तो हमने आपको ये बताया था कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन की उपस्थिति के आधार पर ही हम प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग करते हैं। प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके साथ साथ प्रोटीन के माध्यम से 10 से 15% एनर्जी का भी उत्पादन होता है। कब? परंतु जब हम आहार में कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कम मात्रा में वसा लेते हैं, तो हमारे शरीर को एनर्जी कम मिलती है। तो ऐसे समय में हमारे शरीर में अमीनो एसिड का उपयोग एनर्जी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ऐसे समय में नाइट्रोजन का जो लॉस है, जो उत्सर्जन है, जो कि यूरिया के रूप में या नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस के रूप में बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन संतुलन क्या होता है। डाइटरी इनटेक ऑफ नाइट्रोजन, प्रतिदिन हम जितनी मात्रा में नाइट्रोजन ले रहे हैं, यदि वह उत्सर्जित की गई नाइट्रोजन का उत्सर्जन शरीर से यूरिन के माध्यम से, फीसिस के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से होता है, तो जब ये दोनों मात्राएं बराबर होती हैं तो हमारा शरीर नाइट्रोजन संतुलन की स्थिति में होता है और ये स्थिति सामान्यतः वयस्कों में देखी जाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन क्या है। जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में नाइट्रोजन लेकर कम मात्रा में उत्सर्जित करता है तो वह धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहलाता है। यह स्थिति उन लोगों में दिखाई देती है जिनमें निर्माण की क्रियाएं विध्वंसात्मक क्रियाओं की अपेक्षा अधिक होती हैं। मतलब जहां पर जिन व्यक्तियों के शरीर में निर्माण की क्रियाएं ज्यादा हो रही हैं, जैसे बढ़ते हुए बच्चे हैं, गर्भावस्था है, उस समय पर निर्माण की क्रियाएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसे समय में हमारा शरीर धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन की स्थिति में होता है और इसमें जो हार्मोन्स सहायता करते हैं वो हैं वृद्धि हार्मोन या जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इंसुलिन है और एंड्रोजेंस है। इसके पश्चात ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। जब आहार के द्वारा ली गई मात्रा उत्सर्जित की गई मात्रा से कम होती है, मतलब हम आहार में कम मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं और उसका लॉस शरीर से अधिक मात्रा में हो रहा है। When daily intake is less than daily loss from the body, ग्रहण कम कर रहे हैं परंतु उसका लॉस अधिक हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन देखा जाता है और ये स्थिति वृद्धावस्था में, भूखे रहने की स्थिति में जिसे स्टारवेशन कहते हैं, या प्रोटीन की कमी हो, ऐसे समय पर निर्माणात्मक क्रियाओं की अपेक्षा टूट फूट की क्रियाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति जितनी नाइट्रोजन लेता है उससे अधिक मात्रा में उत्सर्जित कर देता है। परिणाम स्वरूप यह स्थिति ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहलाता है और इसके लिए जो हार्मोन्स हैं वो हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड और थायरॉक्सिन। तो इस प्रकार से छात्राओं, आज हमने आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल, उसके पश्चात अमीनो एसिड पूल और नाइट्रोजन संतुलन के विषय में चर्चा की। इसके संबंध में आपको एक जानकारी मैं और देना चाहूंगी
कि सामान्यतः इन टॉपिक के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह से होते हैं। सामान्यतः इन टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट ही पूछे जाते हैं, जैसे कि यदि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के ऊपर बात करें तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम लिखिए। अगर अमीनो एसिड पूल की बात करें तो अमीनो एसिड पूल पर शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी लिखने आ सकती है। और नाइट्रोजन संतुलन में इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन संतुलन किसे कहते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन को समझाइए। धन्यवाद।